वंडरमैन के तीसरे एपिसोड की शुरुआत वक्त के पीछे जाकर यानी एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हम साइमन को उसके बचपन के दिनों में देखते हैं। ये मंजर काफी खौफनाक और परेशानी से भरा हुआ है, क्योंकि छोटा साइमन अपने घर के अंदर अकेला रह गया था जब वहां अचानक आग लग गई थी। आसपास धुआं और गर्मी का मंजर था, और इसी हादसे के बाद उसकी माँ उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागती हैं। हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा और फिक्र का माहौल है, लेकिन जब डॉक्टर्स मुआयना करते हैं और बताते हैं कि साइमन बिल्कुल ठीक है और उसे कोई गहरा जख्म नहीं आया, तो उसकी माँ की जान में जान आती है। उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देता है। डॉक्टर्स और वहाँ मौजूद लोगों का यही मानना था कि ये सब शायद किचन में किसी गलती या हादसे की वजह से हुआ, जिसके नतीजे में घर में आग लग गई। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस आग के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। सबने इसे बस एक मामूली एक्सीडेंट समझकर टाल दिया। लेकिन साइमन के लिए ये वक्त हमेशा के लिए जहन में बस जाने वाला था। वक्त का पहिया घूमता है और कहानी वापस आज के दौर में यानी प्रेजेंट डे में आ जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डीओडीसी के दफ्तर में माहौल काफ़ी संजीदा है। वहाँ के अफसरान इस बात पर गहरा मशवरा कर रहे हैं कि वो अपनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन फैसिलिटी, जो खास तौर पर खतरनाक लोगों के लिए बनाई गई है, उसे कैसे इस्तेमाल करें। उनका प्लान ये है कि वो ऐसे सुपर हीरोज़ को वहाँ कैद करें जो दुनिया की भलाई के बजाय नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। इस गुफ्तगू के दौरान एजेंट क्लियरी और ट्रेवर आमने सामने होते हैं। क्लियरी ने ट्रेवर को साइमन के कंप्यूटर से कुछ फुटेज निकालने का काम दिया था, जो ट्रेवर ने पूरा कर दिया है। मगर ट्रेवर के मन में शक है। वो क्लियरी से कहता है कि उसने जो भी देखा है, उस हिसाब से साइमन किसी भी तरह से मुल्क के लिए खतरा नहीं लगता। ट्रेवर की नज़र में साइमन एक बेजरार और सीधा साधा इंसान है, जो बस अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। लेकिन क्लियरी, जो अपने मकसद पर अडिग है, ट्रेवर की बातों को अनसुना कर देता है। उसके लिए जज्बात की कोई जगह नहीं है। वो ट्रेवर को सख्ती से हिदायत देता है कि वो साइमन का पीछा करता रहे और उसके साथ चिपका रहे, ताकि उसकी सुपर पावर्स के बारे में कोई ठोस सबूत मिल सके। क्लियरी अपनी बात को पक्का करने के लिए ट्रेवर को एक छुपा हुआ माइक्रोफोन देता है और हुक्म देता है कि अब से वो साइमन के साथ होने वाली हर गुफ्तगू को रिकॉर्ड करे, ताकि अगर साइमन कोई गलती करे तो वो पकड़ा जाए। साथ ही क्लियरी उसे ये भी टास्क देता है कि वो साइमन के साथ उसके जन्मस्थान पकोइमा जाए, जहां उसकी मां की सालगिरह मनाई जा रही है, ताकि वहां से उसके खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठा किए जा सकें। दूसरी तरफ साइमन अपनी अलग दुनिया में परेशान है। वो जनेल से बात कर रहा है और उसकी आवाज़ में बेचैनी है। वो बार बार पूछता है कि क्या वॉन कोवैक की कास्टिंग टीम की तरफ से उस रोल के लिए कोई कॉल वापस आई है या नहीं। उसकी उम्मीद और मायूसी के बीच की कश्मकश साफ महसूस की जा सकती है। ट्रेवर, जो अब साइमन के करीब रहने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त साइमन के अपार्टमेंट में ही मौजूद है। हालात थोड़े बदलते हैं जब दोनों बातें करते करते अपनी पसंदीदा नज़में और पोएट्री सुनाने लगते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जहां दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। शायरी और जज्बात का तबादला उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है, और ट्रेवर को महसूस होता है कि साइमन वाकई में एक अच्छा इंसान है। जब बातों बातों में साइमन जिक्र करता है कि उसकी माँ की बर्थडे आने वाली है और वो अपने होम टाउन पकोइमा जा रहा है, तो ट्रेवर बिना किसी झिझक के खुद को इन्वाइट कर लेता है। साइमन को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि वो खुशी से मान जाता है। लेकिन साथ ही वो ट्रेवर से एक दरख्वास्त करता है। वो चाहता है कि ट्रेवर उसकी माँ के सामने ये राज ना खोले कि उसे टीवी शो से निकाल दिया गया है। साइमन अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता और अपनी नाकामी को छुपा कर रखना चाहता है। पकोइमा पहुंचकर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ एक घरेलू और पुरसुकून फिजा है। साइमन ट्रेवर को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ मिसेस विलियम्स से मिलवाता है। मिसेस विलियम्स एक खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाली औरत हैं, जो अपने बेटे के दोस्त का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। वहाँ साइमन का बड़ा भाई एरिक भी मौजूद है। एरिक, जो ज़ाहिरी तौर पर जिंदगी में ज़्यादा कामयाब लगता है, उससे मिलते वक्त साइमन थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है। मिसेस विलियम्स बड़े फख्र से सबको बताती हैं कि एरिक ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उनका किचन पूरी तरह से रीमॉडल यानी नया करवा दिया है। नया किचन वाकई खूबसूरत है और ट्रेवर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन जैसे ही किचन की बात चलती है, विलियम्स फैमिली में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बातों बातों में वो हादसा जिक्र में आ जाता है जब साइमन ने बचपन में गलती से किचन जला दिया था। ये बात सुनते ही साइमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पुराना खौफ और शर्म उसे घेर लेती है और वो घबराहट का शिकार हो जाता है। खुद को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकालने और अपना ध्यान बटाने के लिए वो फौरन जनेल को टेक्स्ट करता है और उस रोल के बारे में पूछता है, ताकि उसका दिमाग उस आग वाली याद से हट जाए। इस दौरान पार्टी का सिलसिला जारी रहता है। ट्रेवर अपना काम नहीं भूला है। वो मौके का फायदा उठाते हुए साइमन के दोस्तों और रिश्तेदारों से घुल मिल जाता है और दबे लफ्जों में साइमन के बारे में सवालात करता है, ताकि कुछ ऐसी बात पता चल सके जो डीओडीसी के काम आ सके। साइमन अपने कजिन्स और बाकी लोगों से बात तो कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है।
उसको लग रहा है जैसे वो इस माहौल में फिट नहीं हो रहा। खाने की टेबल पर जब सब लोग जमा होते हैं तो एरिक अपनी प्रोफेशनल कामयाबियों के किस्से सुनाना शुरू कर देता है। वो अपनी बातों से जाहिर करता है कि वो कितना सेट है, फिर निशाना साइमन की तरफ मोड़ देता है। एरिक मशवरा देता है जो दरअसल तंज होता है कि साइमन को अब ये एक्टिंग के सपने बंद कर देने चाहिए और वक्त बर्बाद करने के बजाय उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि वो एक रेगुलर जॉब कर सके। एरिक की बातों में एक भाई की फिक्र कम और अपनी बढ़तरी दिखाने का शौक ज्यादा नजर आता है। साइमन कोशिश करता है कि वो अपना दिफा करे। वो एरिक को बताता है कि वो वॉन कोवैक की फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला है, लेकिन एरिक पर इसका कोई असर नहीं होता। उसके लिए ये सब हवाई बातें हैं। माहौल थोड़ा बोझिल हो जाता है। मिसेस विलियम्स माहौल को हल्का करने के लिए अमेरिकन हॉरर स्टोरी की बात छेड़ देती हैं, जो साइमन के लिए मजीद शर्मिंदगी का बाइस बन सकती थी अगर वो सच बता देता। इसी बीच ट्रेवर मौका पाकर रेस्टरूम जाने के बहाने वहां से खिसक जाता है ताकि वो घर की तलाशी ले सके। ट्रेवर दबे पांव साइमन के बचपन के कमरे में दाखिल होता है। कमरा साइमन की पुरानी यादों और मासूमियत से भरा हुआ है, लेकिन ट्रेवर का मकसद कुछ और है। तभी उसका फोन बजता है। क्लियरी कॉल पर है और वो बेसब्र हो रहा है। वो ट्रेवर पर दबाव डालता है कि जल्द से जल्द कोई ऐसी चीज ढूंढ निकालो जिससे साइमन को अरेस्ट किया जा सके। क्लियरी की आवाज में सख्ती है और वो ट्रेवर को याद दिलाता है कि वो वहां क्यों आया है। ट्रेवर के चेहरे पर कश्मकश है। एक तरफ उसकी बढ़ती हुई दोस्ती और दूसरी तरफ उसका फर्ज। शाम ढलने लगती है और पार्टी अभी भी जारी है। ट्रेवर वापस किचन में आता है जहां मिसेस विलियम्स बर्तन धो रही हैं। वो उनकी मदद करने लगता है। इस दौरान मिसेस विलियम्स का दिल भर आता है और ट्रेवर का शुक्रिया अदा करती हैं कि वो साइमन का इतना अच्छा दोस्त है। वो साइमन के बारे में एक दिल तोड़ देने वाली बात कहती हैं। वो कहती हैं कि साइमन बचपन से ही एक निहायत अकेला बच्चा रहा है और ये अकेलेपन ने उसे बड़ा होने तक नहीं छोड़ा। वो कहती हैं कि आज भी जब वो सबके बीच है, वो एक लोनली मैन है। ये बात ट्रेवर के दिल पर लगती है। वो गौर करता है कि वाकई अपने घर और परिवार के बीच होते हुए भी साइमन कितना तन्हा और अलग थलग दिख रहा है। ये एहसास ट्रेवर के अंदर के जासूस को कमजोर और दोस्त को मजबूत कर देता है। रात का वक्त होता है और तोहफे देने का सिलसिला शुरू होता है। साइमन अपनी माँ को सरप्राइज देता है और उन्हें एक आइसक्रीम मेकर गिफ्ट में देता है। इस तोहफे को देखकर मिसेस विलियम्स का चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि ये एक सोच समझकर दिया गया तोहफा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एरिक, जो शायद साइमन की इस छोटी सी जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहां भी कड़वाहट घोल देता है। वो एक तंज भरा जुमला कसता है कि कैसे मिसेस विलियम्स अभी भी साइमन को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, जबकि साइमन इतना बड़ा हो गया है। बात यहीं नहीं रुकती। एरिक सबके सामने ये राज भी खोल देता है कि साइमन को अमेरिकन हॉरर स्टोरी से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एरिक साइमन को सबके सामने जलील करता है। उसे सुनाता है कि वो अपने मुस्तकबिल को लेकर कितना लापरवाह है और कैसे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसकी बातों में तेजी और तहकीर होती है। साइमन, जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। गुस्से, शर्म और बेबसी के आलम में साइमन अपना हाथ जोर से किचन के काउंटर पर मारता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो मजबूत काउंटर एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये मंजर देखकर साइमन को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वो बिना कुछ बोले गुस्से और पछतावे में वहां से निकल जाता है और घर छोड़ देता है। ट्रेवर भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। दोनों गाड़ी में वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी तूफान के बाद की है। आखिरकार साइमन अपना दिल खोलने का फैसला करता है। वो ट्रेवर को अपनी सुपर पावर्स के बारे में सच बता देता है। वो बताता है कि कैसे उसके पास ये ताकत है और कैसे इस ताकत ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। वो जिक्र करता है कि एक और सुपर हीरो, डेमार डेविस, जिसे डोरमैन के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से साइमन का सुपर हीरो बनने का चांस खराब हो गया था जब वो एक्टिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। साइमन की बातों में दर्द था कि कैसे वो नॉर्मल रहना चाहता है, लेकिन उसकी ताकत और हालात उसे इजाजत नहीं देते। ट्रेवर उसकी बातें सुनता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अब ट्रेवर को यकीन हो चुका है कि साइमन कोई विलन नहीं, बल्कि हालात का मारा हुआ एक शख्स है। गाड़ी रुकती है और ट्रेवर नीचे उतरता है। उसके अंदर का संघर्ष अब खत्म हो चुका है। वो अपनी जेब से वो माइक्रोफोन निकालता है जो क्लेरी ने दिया था। उसका मेमोरी कार्ड निकालकर उसे तोड़कर फेंक देता है। ये इस बात का सबूत था कि अब वो अपने दोस्त के साथ है, ना कि डीओडीसी के साथ। एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। साइमन ट्रेवर को बताता है कि अभी अभी खबर आई है कि उन दोनों को उन रोल्स के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। साइमन को वंडर मैन के रोल के लिए और ट्रेवर को बार्नबी के रोल के लिए। दोनों के लिए ये एक नई शुरुआत का पैगाम होता है और कहानी यहाँ पर खत्म होती है।